Hello, my dear friends. My name is Adil and I am the biology faculty at Ved Science. Today we are going to initiate with class 9th biology section, and in which we will be initiating with chapter number 5th, which is fundamental unit of life. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है NCERT की तो प्लीज हैव इट इन फ्रंट ऑफ यू एंड प्लीज डू हैव अ कॉपी एंड अ पेन एज वेल, सो दैट अगर कुछ इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे आपको डिक्टेट कराऊं तो यू वुड हैव नोटेड इट, तो आप उसको नोट कर लेंगे. दिस इज हाउ आपके लिए एक नोट प्रिपेयर हो जाएगा एंड फर्दर ये आपको आपके एग्जामिनेशन के लिए रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. सो लेट अस इनिशिएट द फंडामेंटल unit of life. What is fundamental unit of life? Anybody can explain me? Anybody can say me? क्या कोई मुझे बता सकता है what exactly is fundamental unit of life? Yes, you are very much correct. It is cell. Cell is the fundamental unit of life. अगर if I would ask you कि what is the definition of cell, what would you be saying? आप क्या बोलोगे cell के बारे में? तो आप बताओगे कि cell is the structural and the functional unit of life. That is why we called it fundamental. अभी फिर से आप समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, हम इसको एकदम एक्सप्लेन करके क्लास 9th पॉइंट ऑफ व्यू के, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हम इसको प्रिपेयर करेंगे. और आई होप एंड आई एम प्रेटी मच श्योर कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनेंगे और कॉपी पे अपने नोट्स बना लेंगे तो फॉर श्योर यू आर गोइंग टू स्कोर मोर देन 95% इन बायोलॉजी. फॉर श्योर, आई कैन एश्योर यू. इसी तरह हमारे साथ और भी हमारे फिजिक्स के, हमारे केमिस्ट्री के आप वीडियो लेक्चर्स आपको अवेलेबल करा दिए चले जाएंगे. इस तरह से यू वुड बी स्कोरिंग मच हायर इन दी साइंस सब्जेक्ट. ओके, चलिए. तो वी आर यूजिंग द टर्म फंडामेंटल फॉर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल. तो व्हाई डू वी कॉल दिस फंडामेंटल? फंडामेंटल का मतलब यह होता है बच्चों कि जिसके बगैर काम नहीं चले, ठीक है, जिसका होना बहुत जरूरी होता है, जो सबसे बेसिक होता है, ठीक है, वही फंडामेंटल होता है. ठीक है, फाउंडेशन जिसको आप कहते हैं. ठीक है, तो सेल को हम ना स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. क्या कहते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं. अब बच्चों हम इसको स्ट्रक्चरल और फंक्शनल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी को ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. ठीक है, सो सेल से बना हुआ होता है. तो हमारी बॉडी स्ट्रक्चरली किन चीजों से बनी हुई है? वो बनी हुई है सेल. ठीक है बच्चा, तो दिस इज व्हाई वी कॉल सेल एज अ स्ट्रक्चरल यूनिट, क्योंकि हमारी बॉडी बनी ही हुई है सेल से. ठीक है, और व्हाई डू वी कॉल इट फंक्शनल? क्योंकि हर एक सेल का अपना एक पार्टिकुलर काम है. हर एक सेल के अंदर एक कैपेबिलिटी होती है बच्चा. मैं आपको बता दूं कि एक सिंगल सेल को आप लीजिएगा तो एक सिंगल सेल के अंदर इतनी कैपेबिलिटीज होती हैं कि वो एक पार्टिकुलर अपने आप से सरवाइव कर सकता है. इसका एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल आपको मैं बता दूं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. क्या होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो यहां तक बात समझ में आई कि व्हाई डू वी कॉल द सेल एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? कॉज इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. क्योंकि इसी से स्ट्रक्चर भी बनती है बॉडी की, और यही बेसिकली एक सिंगल सेल का फंक्शन ही टोटल मिला के बॉडी का एक फंक्शन बनता है. ठीक है बच्चों, उसके बाद आपको मैंने बताया फंक्शनल यूनिट. इसको हमने क्यों कहा? क्योंकि ईच सेल, एक सिंगल सेल के अंदर यह कैपेबिलिटी होती है बच्चा कि वो अपने आप से सर्वाइव कर सके, सिंगल इंडिविजुअल सेल. ठीक है, तो उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं. आप मुझे कोई एक एग्जांपल बताइए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का. बैक्टीरियाज हैं, बहुत सारे पैरामीशियम्स हैं, क्लमाइडोमोनास हैं, ये बहुत सारे सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं. दे कैन सर्वाइव ऑन इट्स ओन. ये अकेले भी इंडिविजुअली भी सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है बच्चा, तो यहां पर एक टर्म आया यूनिसेलुलर. तो इसी के साथ साथ और भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे. तो अगर नंबर ऑफ सेल की बात की जाए तो वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. वन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एंड वन इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो आप राइट डाउन कर लीजिए अपनी नोट कॉपी पे कि सेल इज द फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ. एंड व्हाई डू वी कॉल सेल एज अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ? बिकॉज इट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनैलिटी टू द बॉडी और टू द लाइफ. ठीक है, और साथ साथ अगर सेल की बात की जाए तो वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म विद अस, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. ठीक है, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है. चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा.
अब एक चीज मैं आपको बता दूं, इससे पहले कि मैं आपके साथ आगे मतलब आपके सेल्स के बारे में और ओवरव्यूज एक्सप्लेनेशन आपको दूं, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने सबसे पहले सेल को विजुअलाइज करा। क्या करा? सेल को विजुअलाइज करा। सबसे पहले सेल को इन्होंने ही देखा, और किस फॉर्म में देखा? बॉक्सेस के और कंपार्टमेंट्स के फॉर्म पे देखा। कंपार्टमेंट के फॉर्म में देखा। और ये कहां पे देखा? डेड सेल्स, दैट मींस कॉर्क में देखा। कॉर्क, और कॉर्क क्या होता है बच्चा? कॉर्क होता है प्लांट के बार्क से बना हुआ होता है। प्लांट्स बार्क से बना हुआ होता है, और जो डेड होता है, डेड होता है। तो जब इन्होंने सबसे पहले अपनी ओन डेवलप्ड एक माइक्रोस्कोप से, है ना, एक मैग्नीफाइंग ग्लास, माइक्रोस्कोप में क्या होता है बच्चे? मैग्निफिकेशन होता है, छोटी चीजों को हम बड़ा करके देखते हैं। तो ये रॉबर्ट हुक ने उनका अपना एक स्पेशल माइक्रोस्कोप कह लीजिए आप, क्या था? उनका अपना माइक्रोस्कोप था, जिससे उन्होंने मैग्नीफाई करके जब इस कॉर्क को देखा तो ही सॉ व्हाट? कंपार्टमेंट्स। और इसी कंपार्टमेंट्स को, इसी बॉक्सेस को उन्होंने जो टर्म दिया, जो टर्म आज तक हम इस्तेमाल करते हैं, वो है सेल। लेकिन बच्चों, आपने एक बात ध्यान दी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले जब सेल को देखा तो उनको ये पता नहीं था कि ये सेल डेड है या फिर क्या है, ठीक है। बस उन्होंने जब उस कॉर्क को देखा, उनको बॉक्सेस देखे और उन्होंने एक टर्म दिया सेल। तो ये एक डेड सेल्स थे। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि लाइव सेल को किसने देखा, ये चीज आप नोट करके रख लीजिए। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक, ठीक है। ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले एक लिविंग सेल को देखा था। लिविंग सेल को सबसे पहले किन्होंने देखा? सेल का टर्म रॉबर्ट हुक ने दिया। और इन्होंने ये टर्म कहां से, कैसे उनके दिमाग में आया? उन्होंने सबसे पहले जब कॉर्क की स्टडी करी अपने ओन डिजाइन माइक्रोस्कोप से, तो उनको बॉक्सेस और कंपार्टमेंट्स दिखे, जिन बॉक्सेस एंड कंपार्टमेंट्स का नाम, टर्म उन्होंने सेल रखा। लेकिन उन्होंने जो चीजें देखी थी वो सारी की सारी डेड थी, उनके अंदर कंपार्टमेंट्स थे, कुछ ऐसा था नहीं उसके अंदर। लेकिन ये जो सेल्स देखा उन्होंने, वो डेड सेल्स थे। लेकिन जो लिविंग सेल्स को सबसे पहली बार किन्होंने देखा? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक ने देखा। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसमें आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। यहां तक बात क्लियर है? चलिए, रॉबर्ट हुक की बात आ गई आपको समझ। बच्चा, आप लोगों ने कभी सेल को विजुअलाइज किया है? आप में से किसी ने सेल को विजुअलाइज किया है? देखिए बच्चा, आप लोग कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स में आप कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि आप ओनियन बल्ब ले लें या आप चीक सेल्स ले लें, ठीक है। फिर उसको आप माइक्रोस्कोप पे माउंट करके, स्टेन करके सैफरनीन से, ठीक है, उसको स्टेन करके यू कैन विजुअलाइज। तो जब आप विजुअलाइज करोगे तो आपको सेल्स दिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से करके स्ट्रक्चर्स आपको दिखेंगे, ठीक है ना बच्चा। इस तरह से करके आपको सेल्स दिखेंगे, ठीक है। तो बच्चा, जब सेल की जब बात की जाएगी ना, तो अभी मैंने आपको बताया कि सेल ऑर्गेनिज्म जो होता है वो यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर होता है। लेकिन अगर सेल की हम बात करें बच्चा, बहुत एक्सप्लेन्ड फॉर्म पे मैं आपको समझाता हूं कि अगर आप सिर्फ एक सेल की बात करें बच्चा, ठीक है, तो सेल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सेल कैन बी ऑफ टू टाइप्स। पहला जो टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक सेल्स। व्हाट इज दैट? प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है बच्चा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। दूसरा जो टाइप ऑफ सेल है बच्चे, वो है बच्चे यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है बच्चा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें अंदर। सेल आपको समझ में आ गया। पहली बार सेल को किसने देखा, टर्म किसने दिया, ठीक है बच्चा। उसके बाद उस टर्म, फिर लिविंग सेल जिन्होंने पहली बार जो टर्म सेल का दिया गया, उन्होंने कौन से सेल में देखा था? डेड सेल में, कॉर्क सेल में देखा था। तो पहली बार लिविंग सेल को किसने देखा? एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है बच्चा, ये आप नोट करके रख लीजिएगा। और अगर हम सेल की बात करते हैं, अगर आपने माउंट करके सेल को विजुअलाइज किया होगा कभी माइक्रोस्कोप में, कभी आप स्कूल में कराया गया होगा, तो आपको इस तरह का कोई स्ट्रक्चर दिखा होगा बच्चे। और यहीं से हम आपको सेल की ना कुछ और डिफरेंशिएशन बताते हैं।
सेल बेसिकली बच्चों दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। बच्चों इसके बीच डिफरेंशिएशन को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, ठीक है बच्चा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ना हम प्रोकैरियोट्स को देखते हैं। पहले मैं बच्चा आपको क्या करूंगा, एक एक करके मैं आपको प्रोकैरियोट्स के बारे में बताऊंगा, मैं आपको यूकैरियोट्स के बारे में बताऊंगा, फिर आपसे एक सवाल होगा कि आप मुझे इन दोनों के बीच डिफरेंसेस करके बताएंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप देख लेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। हम इस चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे बच्चे। इनको हम बच्चे प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिमिटिव टाइप ऑफ, हम इसको प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहते हैं। प्रिमिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि आप देखिए हमारी बॉडी एवॉल्व कर रही है, हम धीरे धीरे एवॉल्व कर रहे हैं, तो ये एवोल्यूशन के सबसे इनिशियल स्टेज पर जब कोई चीज होगी तो उसको प्रिमिटिव, हम एक टर्म बताइए प्रिमिटिव क्या कहते हैं? बहुत पुरानी। पुरानी मतलब, तो इनफैक्ट इसीलिए हम इसको कह रहे हैं कि ये बहुत पुराने तरह की सेल है, ठीक है। पुराने तरह की, पुरानी सेल नहीं है, वो पुरानी तरह की सेल है, तो इसको हम प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल कहते हैं। और दूसरा बच्चे मैं आपको बता दूं कि हर एक सेल के पास एक सेल होता है बच्चा, सेल होता है, और सेल के सबसे आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होता है? जो आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसके अंदर बच्चों साइटोप्लाज्म होता है, पता है ना आपको? उसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और बीच में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, ठीक है ना। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। अब बच्चों यहां पर प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है ना कि ये जो न्यूक्लियर एनवेलप है बच्चे, देखिए क्या होता है, न्यूक्लियस से बना न्यूक्लियर एनवेलप, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। ये एनवेलप जो होती है, जो इसको बेसिकली साइटोप्लाज्म से बिल्कुल अलग से, एक दीवार की तरह, एक बिल्कुल बाउंड्री की तरह साइटोप्लाज्म से अलग रखती है, वही एब्सेंट होता है। ये तो बच्चा न्यूक्लियस है, और ये जो टर्म है ना बच्चा, ये न्यूक्लियर इन्वेलप है। ये क्या है? इन्वेलप। और या इसको आप न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो बच्चा ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बच्चे, इसमें एब्सेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा, ठीक है। ये दूसरा इसका एक स्पेशल कैरेक्टर होता है, ठीक है बच्चा। तीसरे आप पे आप आ जाइए, फिर से समझिएगा कि इस प्रोटोप्लाज्म में बच्चे बहुत तरह के सेल ऑर्गेनेलीज फ्लोट कर रहे होते हैं। आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, ठीक है। ईआर होता है। उसके बाद आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया होता है। आपको क्या पता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। साथ साथ गोल्जी अपैरेटस होती है, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस होती है, क्या हो गई? गोल्जी अपैरेटस मौजूद होती है। इस तरह से करके और सारे सेल ऑर्गेनेलीज मौजूद होते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चे कि ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज जो होते हैं ना बच्चे, जो साइटोप्लाज्म में मैट्रिक्स में फ्लोट कर रहे होते हैं, इनके ऊपर भी एक इन्वेलप होता है, इनके ऊपर भी एक इन्वेलप होता है जो कि इसको साइटोप्लाज्म से अलग रखता है। वो भी यहां पर प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। कोई कंफ्यूजन है ना? इन्वेलप, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेल्स are not covered with envelope, ठीक है। इनके बाहर कोई कवरिंग नहीं होती है। तो यही एक खास बात होती है प्रोकैरियोटिक सेल की, ठीक है। और कुछ समझना है? और कुछ एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको दे दूं मैं कि ये बच्चा, कि इस प्रोकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है बच्चे, जो आपको पता है ना कि इस न्यूक्लियस के अंदर में क्रोमोसोम होता है। इस न्यूक्लियस के अंदर में आपको पता है क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक
मटेरियल होता है ना जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारे यहां पे क्या है? डीएनए। इसके बारे में हम आपको फर्दर और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इसके न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन जब यहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो इनके पास भी जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, तो इनके जो जेनेटिक मटेरियल के बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। और इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल होता है। यू गोल सा इस तरह का डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, गोल डीएनए स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हमारे अंदर में क्या होता है? क्रोमोसोम होता है। हमारे यहां पे क्या होता है? हम ह्यूमन के अंदर में क्रोमोसोम में होता है, क्रोमोसोम। ये भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाकर के। बस इतना सा जान लीजिए कि प्रोकार्योटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल सर्कुलर होता है, सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई? प्रोकार्योटिक सेल समझ में आ गया। एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रोकार्योटिक मटेरियल का। एग्जांपल्स क्या क्या है? जी हां, तो आप कोई मुझे बता सकता है कि एग्जांपल क्या होगा जेनेटिक प्रोकार्योटिक सेल का? मैं आप बता दूं, ऑल बैक्टीरियाज, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपीएलओ, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे प्रोकार्योटिक सेल्स हैं, प्रोकार्योटिक सेल्स हैं। और ये ज्यादातर कैसे फाइंड किए जाते हैं बच्चा? ये हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई मसला नहीं। आगे बढ़ते हैं फटाक से, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है। अब हम आ जाते हैं बच्चे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक समझ में आ गया? प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब वो होता है जो प्रिमिटिव सेल होता है बच्चे, जिसके न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन नहीं होता, दैट मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर इन्वेलप एब्सेंट होता है, इसीलिए वो प्रोकैरियोटिक कहलाता है। साथ साथ उसके सेल ऑर्गेनेलीज जो हैं बच्चे, जो जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, इनके ऊपर भी कवरिंग होती है, एक इन्वेलप होता है, जो कि आपको प्रोकैरियोट्स में नहीं दिखने को मिलेगा। ये दो फर्क हो गए। जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चे, जेनेटिक मटेरियल पता होता है ना कि जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, डीएनए से बना हुआ होता है, कभी कभी किसी वायरसेस के अंदर में आरएनए से भी होता है, ठीक है बच्चा। तो वो जेनेटिक मटेरियल जो होता है बच्चे, वो बैक्टीरिया का सर्कुलर होता है। ये हो गया बच्चे प्रोकैरियोट्स का स्पेशली सर्कुलर होता है। तो ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, अब आप यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में समझिएगा बच्चे। मैं आपको बता दूं कि ये आर वेल डेवलप्ड सेल्स हैं, मतलब पूरी तरह से ये डेवलप हो चुके हैं। इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद होता है, ठीक है। और इनके सेल ऑर्गेनेलीज पे मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होती है। कोई कंफ्यूजन है? और तीसरा, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही थी, तो हमारे यहां जेनेटिक मटेरियल कैसे होता है? क्रोमोसोम के फॉर्म पे होता है। क्रोमोसोम फॉर्म जेनेटिक, मैं इस तरह लिख देता हूं, रुक जाइए। जेनेटिक मटेरियल in the form of क्रोमोसोम, ठीक है। और बच्चे कोई मुझे बता सकता है कि हमारे ह्यूमन के अंदर में कितने क्रोमोसोम प्रेजेंट हैं? हमारे यहां बच्चे 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। दैट मींस टोटल नंबर जो क्रोमोसोम का है वो है 46, ठीक है। देखिए, एक क्रोमोसोम कुछ इस तरह से होगा और दूसरा जो पेयर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, तो ये एक पेयर बनाता है, ठीक है। इस तरह से करके हमारे पास 23 पेयर्स होते हैं। इन 23 में से बच्चे 22 ऑटोसोम कहलाते हैं, और एक जो है ना बच्चे
वो सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सेक्स क्रोमोसोम। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। अब आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोटिक्स के बीच में बेसिक डिफरेंसेस पता चल गया। दैट इज वेल डेवलप्ड एंड हैविंग वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर सेल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। और इनकी जेनेटिक मटेरियल किस फॉर्म पे होती है? क्रोमोसोम के फॉर्म पे होती है। एग्जाम्पल्स की बात करें, जितने भी आप हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, है ना, उसके बाद फंजाई, एल्गे, है ना, ये सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। अब समझ में आ गया आप लोगों को? अगर आपसे मैं सवाल करूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड द यूकैरियोट्स, तो क्या आप जवाब दे पाओगे? बिल्कुल दे जाना चाहिए। हम यहां पर एक करके देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, और ये आप नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे, अच्छे से नोट कर लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, ध्यान से देखेगा बच्चा लोग। चलिए देख लीजिए। सबसे पहला है, ध्यान दीजिएगा, दीज आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल। प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, या इसको आप अंडर डेवलप्ड भी कह सकते हैं। इसको आप अंडर डेवलप्ड भी कह सकते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। ठीक है, और इधर क्या है कि वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड सेल्स। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव टाइप सेल्स और ये वेल डेवलप्ड सेल्स। ठीक है, दूसरा जो इनके बीच का डिफरेंस है वो आप मुझे बताइए कि दे हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पता है ना क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस के बाहर जो एक मेम्ब्रेन होती है जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग करती है, उसी को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है प्रोकैरियोट्स के अंदर में एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, और इनके पास क्या है बच्चा? वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, कोई मसला नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तीसरा लिख लीजिए, सेल ऑर्गेनेलीज आर बाउंडेड बाय इन्वेलप। लिख लीजिए, मेम्ब्रेन बाउंडेड। देखिए इनके पास तो नहीं होता है ना। सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर में मेम्ब्रेन नहीं होती है, और सेल ऑर्गेनेलीज आर मेम्ब्रेन बाउंडेड। मेम्ब्रेन बाउंडेड। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? 3 डिफरेंस हो गए। एक और चौथा देख लीजिए। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल, गोल होता है। सर्कुलर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, और इस तरफ यह है जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है बच्चा, ये समझ में आ गया आपको? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। एग्जांपल्स आप लिख सकते हैं। प्रोकैरियोट्स में सारे के बैक्टीरियाज जो हैं, है ना, जैसे आप इसके एग्जांपल में आप बैक्टीरियाज लिख सकते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें तो आप ह्यूमन है, कैट्स, डॉग, प्लांट्स, एनिमल, सारे के सारे जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स कहलाते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहां तक? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। ठीक है,
चलिए बच्चा, अब एक और डिफरेंस आपको पता है बच्चा, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर यहीं से समझ में आया, देख लीजिएगा। ये बेसिकली ज्यादातर जो प्रोकैरियोट होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं, ये यूनिसेलुलर होते हैं, और ये बोथ यूनिसेलुलर एज वेल एज मल्टीसेलुलर होते हैं। ये दोनों ही होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं। आपको पता है ना यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर के बीच का डिफरेंस? सिंगल सेल जब सरवाइव कर रही होती है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं यूनिसेलुलर। और अगर बहुत सारे सेल्स मिलकर इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं तो हम उसको क्या कहेंगे बच्चा? मल्टीसेलुलर। कोई कंफ्यूजन नहीं है? यहां तक बात समझ में आ रही है? चलिए बच्चा, अगला मैं आपको बता दूं बच्चे, प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में बहुत बेसिक से डिफरेंसेस है बच्चे। इससे पहले कि मैं आपको ईच एंड एवरी सेल ऑर्गेनेलीज और सेल के पार्ट्स के बारे में बताता जाऊं, उससे पहले मैं आपको एक डिफरेंस क्लियर कर देना चाहता हूं प्लांट्स और एनिमल सेल के बीच में। तो हम इसको एज अ चार्ट बना करके ही सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो एक तरफ हम लिख लेते हैं एनिमल सेल, एनिमल सेल, और एक तरफ हम लिख लेते हैं प्लांट सेल, ठीक है? और बीच में हमने एक लगा दी लाइन, ठीक है जी? चलिए, एनिमल सेल की जब बच्चों बात करेंगे ना आप, तो एनिमल सेल के पास सबसे आउटर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होता है। मैं आपको एक सिंगल सेल के बारे में बता दूं, यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये एक सेल है, ठीक है? तो ये जो आउटर कवरिंग है बच्चे, ये जो आउटर कवरिंग है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आउटर कवरिंग है इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है? तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आपको पता चल गया कि सबसे आउटर कवरिंग जो है वो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और उसके बाद अंदर में एक होगी, क्या होगी? न्यूक्लियस होगी, और न्यूक्लियस के ऊपर जो एक कवरिंग होगी उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप। क्या कहेंगे? न्यूक्लियर इन्वेलप, जो अभी आपने पढ़ा है, देखा है, जो कि प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट था, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है, ठीक है? तो ये हो गई न्यूक्लियर एनवेलप। और ये जो बच्चा जो बीच में जो है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर डिफरेंट सेल ऑर्गेनेलीज जो है वो फ्लोट करते हैं, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आप देखेंगे, इसी साइटोप्लाज्म के अंदर आपको बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज मिलेंगे, जैसे कि आप इसमें, इसका मैं कलर चेंज कर लूं, इसमें आपको मिल जाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मिल जाएगा, ठीक है? उसके साथ साथ आपको क्या मिल जाएगा? उसके साथ साथ आपको मिल जाएगा गोल्जी अपैरेटस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सब यहां आपको मैं बताऊं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बिल्कुल न्यूक्लियस के पास में ही होता है, ठीक है? तो इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। साथ साथ आपको पता है कि गोल्जी अपैरेटस भी होते हैं, गोल्जी अपैरेटस होगा, यहां पे लाइसोसोम होगा, ठीक है? तो अब ये बात कर ली, ये एक टिपिकल एनिमल सेल की बात हो रही है। अगर इसी के बाहर अगर सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो जाए, सॉरी सेल वॉल प्रेजेंट हो जाए, ये एक बाहर में एक कवरिंग सी हो जाए इसके ऊपर, ठीक है? तो ये और ये एब्सेंट हो जाए, लाइसोसोम, ठीक है? तो बेसिकली बच्चों कि प्लांट सेल के बाहर में सेल वॉल प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल के बाहर में सेल वॉल एब्सेंट होता है। तो ये हो गया था आपको एनिमल सेल, और उसके बाहर अगर सेल वॉल प्रेजेंट हो गया तो वो उसको क्या बना देगा? प्लांट सेल। तो प्लांट सेल की सबसे खास बात होती है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, प्रेजेंस ऑफ
सेल वॉल, ये प्लांट सेल की सबसे खास बात है, और एनिमल सेल में ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जो है आपके एनिमल सेल में हमेशा एब्सेंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि अब हम आ जाते हैं इसके सेल ऑर्गेनेलीज के ऊपर में। तो सेल ऑर्गेनेलीज का बहुत बड़ा डिफरेंस ये है बच्चे कि एनिमल सेल में है ना एनिमल सेल में लाइसोसोम प्रेजेंट होता है, और यहां पर लाइसोसोम एब्सेंट होगा। लाइसोसोम एब्सेंट। कोई कंफ्यूजन है इसके अंदर? सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल एंड इन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट. Lysosome is only present in in animal cell, and in plant cell lysosome is absent. लाइसोसोम को बेसिकली आप सुसाइड बैग भी कहते हैं। इनके पास बच्चे एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स होता है जो सेल को डिस्ट्रक्ट कर देता है, खत्म कर देता है। तो बच्चा लोग को यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है बच्चा। इसके बाद आप देखिएगा कि थर्ड में हम आ जाते हैं, इसको मैं इरेज कर दूं। थर्ड आप समझने की कोशिश करेंगे, देख लीजिए। थर्ड में अगर आप प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट के पास एक स्पेसिफिक, अब आपको पता है कि प्लांट तो आपको पता है ना कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के लिए इनके पास क्या मौजूद होगा, प्लास्टिड्स मौजूद होंगे। प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड आर प्रेजेंट, और इसके केस में क्या हो जाएगा, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट। प्लास्टिड क्या होता है बच्चे, ये प्लास्टिड वो होता है प्लांट का, प्लांट के सेल के ऑर्गेनेली, आउट ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज प्लास्टिड एक ऐसा होता है कि जो कि किस में पार्टिसिपेट करता है, फोटोसिंथेसिस में पार्ट करता है, ठीक है। जहां कहीं भी आप प्लास्टिड देख लें, क्लोरोफिल इसके अंदर मौजूद होगा, और क्लोरोफिल अगर मौजूद है तो वो प्लांट सेल है। प्लास्टिड इज दी characteristic of plant cell. Cell wall is the characteristic of plant cell. Lysosomes are the characteristics of animal cell. ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए, और कोई आप में से कोई मुझे बता सकता है कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में कुछ और डिफरेंसेस? ठीक है, चलिए एक और है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोजोम। इसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम बच्चा, ये सेंट्रोजोम जो होता है ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ये आपको फर्दर हायर क्लासेस में बताया जाएगा। इनफैक्ट जब मैं आपको माइटोसिस और मियोसिस बताऊंगा तो आपको मैं सेंट्रोजोम के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दूंगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। प्लांट सेल में सेंट्रोजोम एब्सेंट होता है, ठीक है। सेंट्रोजोम जो है प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है। तो यही कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में। इससे पहले कि हम आपको हर एक सेल ऑर्गेनेलीज के बारे में, सेल के एक ईच एंड एवरी पार्ट के बारे में बताते, इससे बेहतर था कि हमने पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंशिएट कर दिया। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। जब सेल की बात की जाएगी तो सेल का कोई एक स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर ऑफ सेल भी होगा, ठीक है बच्चा। तो सेल का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल हैव देयर ओन स्ट्रक्चर। और वो स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होगा, देखिए मैं आपको बता दूं, आपके ही बॉडी के अंदर वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। वी हैव रेड ब्लड इरिथ्रोसाइट्स, मतलब रेड ब्लड सेल हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स हैं, ब्रेन सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं, एपिडर्मल स्किन सेल्स हैं। तो ये सारे के सारे सेल्स अलग अलग है ना। और अलग अलग क्यों है, अलग अलग क्यों है, इस वजह से क्योंकि इनके फंक्शन डिफरेंट हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन इनका अपना अपना एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो, ठीक है। तो हर सेल का अपना एक पार्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी फंक्शन के ऊपर, उसके फंक्शन के हिसाब से उस सेल का एक स्ट्रक्चर होता है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी। वी हैव रेड ब्लड सेल्स, वी हैव व्हाइट ब्लड सेल्स, वी हैव कार्डियक सेल्स। कार्डियक सेल्स मतलब जो हमारे हार्ट के अंदर होता है, इसको आप हार्ट सेल्स भी कहते हैं। वी हैव हार्ट सेल्स,
है ना। वी हैव ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट्स। तो बच्चे जो आपके ब्लड के अंदर बहुत तरह की सेल्स फ्लोट कर रही होती हैं, तो कई तरह के सेल्स हैं। आपके न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स हैं, आपकी स्किन सेल्स हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ, आपके पास स्पर्म्स भी हैं, स्पर्म सेल्स भी हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों ये इस तरह के हमारे पास सेल्स होते हैं, ठीक है, और इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है। आरबीसी का अपना एक स्ट्रक्चर है, डब्ल्यूबीसी का अपना है, इनका अपना है, इनका अपना है, सबका अपना अपना है। लेकिन वो कैसे डिसाइड हुआ, वो उनके स्ट्रक्चर उनकी डिसाइड हुई उनकी फंक्शन के बेसिस के ऊपर, कि जिसका जैसा फंक्शन होगा उस हिसाब से वो उस शेप में एडजस्ट, उस स्ट्रक्चर में एडजस्ट कर जाएगा। तो बच्चा लोगों को यहां तक बात समझ में आ गई, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आप देखिए जैसे ही आप सेल लेवल से आगे बढ़ेंगे ना बच्चे, जैसे आप यूनिसेलुलर से मल्टीसेलुलर की तरफ बढ़ते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पता है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर। आपको पता है कि सेल हैज द कैपेबिलिटी, सेल के अंदर एक कैपेबिलिटी है कि वो इंडिविजुअली भी सर्वाइव कर सकता है, इसके पास सारे सेल ऑर्गेनेलिज मौजूद हैं, ठीक है। उसका एक बेहतरीन एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बताया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, एक सिंगल सेल सर्वाइव कर पाती है, ठीक है। तो अगर आप मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पर आए तो अब आप उसमें आ पाएंगे। तो सेल, जब बहुत सारे सेल, पार्टिकुलरली बहुत सारे सेल्स कोई एक सिमिलर फंक्शन करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, टिश्यू स्टेज पर आ जाएंगे, ठीक है। अभी सेल अगर इंडिविजुअली काम कर रही है तो यूनिसेलुलर हो जाएगी, अगर मल्टी सेलुलर रीजन पर आएगी तो वो टिश्यू वाले रीजन पर आ सकती है। बहुत सारे सेल्स मिलकर एक पार्टिकुलर काम कर रहे हैं, देन दैट टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आप टिश्यू से आगे बढ़े, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठा होकर के कोई एक पार्टिकुलर काम कर रहे हैं तो वो बनाते हैं ऑर्गन। ऑर्गन का बहुत सारा एग्जांपल है, आपका किडनी है, आपके लंग्स हैं, आपके हार्ट हैं, आपके ब्रेन है, आपके बोन्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके बॉडी के ऑर्गन्स हैं बच्चे, ठीक है। तो टिश्यूज व्हेन कलेक्टिवली वर्क्स और कंबाइंस, है ना, कैसे, स्ट्रक्चरली सिमिलर स्ट्रक्चर, सबका स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन भी तो सेम ही होगा, क्योंकि फंक्शन किससे डिसाइड होता है बच्चों, उनके स्ट्रक्चर के ऊपर डिफाइन, उनका इसका स्ट्रक्चर कैसे डिफाइन होता है, उनके फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो बहुत सारे टिश्यूज जब इकट्ठा होंगे तो दे विल फॉर्म ऑर्गन, एंड फर्दर डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइंस, and further different organs combines to perform a particular function. When different organs combines to perform a particular function like digestion, respiration, circulation, तो इसको हम क्या कह लेंगे, organ system। क्या कह लेंगे हम, organ system। यहां तक बात समझ में आ गई है बच्चा लोगों को। सेल स्टेज था, फिर सेल से डिफरेंट टाइप, सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म्स टिश्यू, एंड व्हेन सिमिलर टाइप्स ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन फॉर्म्स ऑर्गन, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स परफॉर्म अ सिमिलर फंक्शन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम। और आपके बॉडी में आपको पता है वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन सिस्टम्स, वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम, वी हैव सर्कुलेटरी सिस्टम, वी हैव डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑल कलेक्टिवली forms a complex system, all forms a complex system, ठीक है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर्म होता है, ठीक है। आई होप कि यहां तक बच्चों को बात समझ में आ गई है। सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और कॉम्प्लेक्स सिस्टम। तो हमारी बॉडी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। वी हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स इन आवर बॉडी। यहां तक बात क्लियर हो गई, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज आप हमसे सवाल करें, ठीक है जी। चलिए बच्चा, अब हम सबसे पहला सेल को, जैसे मैंने आपको बताया था, सेल के बारे में जब मैंने आपको बताया था तो सबसे इसकी आउटर कवरिंग एनिमल सेल के अंदर क्या थी, सेल मेम्ब्रेन थी। क्या थी, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और अगर यही एनिमल प्लांट सेल होता तो सबसे आउटर मोस्ट क्या होता, सेल वॉल होता ना। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको। तो ये जान लीजिए, अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द एनिमल सेल इज सेल मेम्ब्रेन, एंड द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज सेल वॉल। आई होप कि यहां तक बच्चों को बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले जानने की हम कोशिश करते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर आप एनिमल सेल की बात करें तो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, ये
होती है ना आउटर मोस्ट कवरिंग, होती है ना, बताइए। बिल्कुल आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। और ये बना हुआ किन चीजों से होता है बच्चे? ये बना हुआ होता है सेल मेम्ब्रेन। किन किन चीजों से बना होता है? ध्यान से सुनिएगा, सेल मेम्ब्रेन किन किन चीजों का बना होता है? सेल मेम्ब्रेन बना हुआ होता है लिपिड्स का। लिपिड्स किसको कहते हैं? फैट को कहते हैं। तो लिपिड्स में भी एक पार्टिकुलर लिपिड से बना हुआ होता है, इसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड्स। किन चीजों से बना हुआ होता है? सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है। फॉस्फोलिपिड का एक बायलेयर होता है, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का एक बायलेयर से सेल मेम्ब्रेन बना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि फॉस्फोलिपिड का ना स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये होता है, ये पानी से मोहब्बत करने वाला पोर्शन, मतलब हाइड्रोफिलिक, और ये पानी से डरने वाला, तो ये है हाइड्रोफोबिक। तो अब देखिए सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसे होता है कि ये वाला जो है ना, ये बाहर हाइड्रोफिलिक वाला, और ये इस तरह से है ना, आपको बहुत सारे जो है इकट्ठे रहते हैं। तो इस तरह से करके ना, पूरा करते हुए इस तरह से, जैसे यहां से देखिएगा, जैसे ये एक फॉस्फोलिपिड है, ये एक फॉस्फोलिपिड, देखिए इस तरह से है बच्चा, ये ना कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। इस तरह से पूरी कवरिंग जो है, इस तरह से पूरी जो है, यहां से वहां तक पूरा इस तरह से ही लेयर्ड होता है, ठीक है। तो कौन से फैट लिपिड से बना होता है? फॉस्फोलिपिड का बायलेयर। इसीलिए हम सेल मेम्ब्रेन को हम फॉस्फोलिपिड का बायलेयर कहते हैं, क्योंकि दो फॉस्फोलिपिड्स है ना बच्चा, इसके अंदर ये जो होता है पानी को पसंद करता है, तो इधर भी पानी है, इधर भी पानी है। साइटोप्लाज्म में भी तो पानी ही होता है, अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इधर भी पानी और इधर भी पानी, जब दोनों तरफ पानी, तो जो पानी को जो पसंद करता है वो ही तो उस तरफ रहेगा ना। और ये बेचारा पानी को पसंद नहीं करता, तो ये अपना अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से बच्चे ऐसे ही करके ये टोटल जो है ना, आपके सेल मेम्ब्रेन में अरेंज्ड होते हैं। समझ आया? आया ना समझ में? देखिए ये एक फॉस्फोलिपिड होता है बच्चे, इसको कहते हैं हम फॉस्फोलिपिड। आप जान लीजिए, आप याद रख लीजिए, ठीक है बच्चा। सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से बना हुआ होता है? फॉस्फोलिपिड बायलेयर से बना हुआ होता है। बायलेयर का मतलब दो फॉस्फोलिपिड ऐसे जुड़ जुड़ करके पूरी तरह से बनाते हैं, ठीक है बच्चा। और आप देख लीजिए सीना। अब मैं एक और आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दूं कि आपका सेल मेम्ब्रेन में ना बहुत सारे प्रोटीन भी मौजूद होते हैं। आपके सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन्स भी मौजूद होते हैं, ठीक है। और आपको एक और चीज बता दूं, इनके अंदर बहुत सारे थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं। इतना सा समझ में आ गया? बस इतना सा जान लीजिए कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, और उसका जो मेन है वो फॉस्फोलिपिड का एक बायलेयर होता है। फॉस्फोलिपिड क्या है, इसको कहते हैं, ये है बच्चा फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का ना दो चेन होगा, ये हाइड्रोफोबिक मतलब ये पानी से डरने वाला, और ये पानी को मोहब्बत करने वाला। तो ये दोनों तरफ इस तरह से करके अरेंज होकर के पूरा सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं, और ये प्रोटीन्स इन्हीं के बीच में अंदर कहीं पर होते हैं, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं। और साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होता है, जो आप जानेंगे अपने हायर क्लासेस, ठीक है। जब आप 11वीं 12वीं में आ जाएंगे तब आपको ये पता चलेगा कि इन्हीं प्रोटीन्स पर लगे हुए कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, तब जाकर के इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर में कार्बोहाइड्रेट्स भी होती है। कोई कंफ्यूजन नहीं है बच्चा लोगों को? यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां तक बच्चों को अगर बात समझ में आ गई है तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक और टर्म आपने बच्चों पढ़ा होगा हमेशा सेल मेम्ब्रेन के लिए। सेल मेम्ब्रेन जब आप पढ़ रहे होगे तो आपने एक टर्म पढ़ा होगा, सेलेक्टिवली परमियाबिलिटी। पहले आप समझिए कि परमियाबिलिटी हम कहते हैं किसको है। देखिए मान लिया ये एक बाउंड्री है, और इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई चीज जा सकती है, ये इस पार से उस पार जा सकती है, तो वो परमियाबल है, परमियाबल है, ठीक है। आपके घर का, आपके मेट्रो का दरवाजा क्या होता है? परमियाबल होता है। कोई भी आ सकता है, जा सकता है। आपके घर का दरवाजा क्या है? सेलेक्टिवली परमियाबल है। आप ही आ सकते हो, सबको आप आने तो दोगे नहीं ना। तो परमियाबल का मतलब है कि कोई भी आए और कोई भी जाए, ठीक है, वो होती है परमियाबल। और एक होती है सेलेक्टिवली परमियाबल की, कुछ लोग ही अंदर आ सकते हैं। आपके घर में आप ही, आपकी जिसको अलाउ करोगे वही आ पाएंगे। तो आपका घर जो हो गया, आपके घर का जो दरवाजा हो गया, वो सेलेक्टिवली परमियाबल हो गया। आप जिसको बोलोगे वही अंदर आएगा, जिसको इजाजत नहीं दोगे वो नहीं अंदर आएगा, ठीक है। फाइनली एक और टर्म आता है बच्चे, नॉन परमियाबल, जो कि आप किसी के लिए खुला ही हुआ ही नहीं, कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तो तीन तरह की परमियाबिलिटी होती है बच्चे,
है ना, परमियाबल, सेलेक्टिवली परमियाबल और नॉन परमियाबल। ठीक है, परमियाबिलिटी का मतलब होता है बाउंड्री के उस पार कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता, वो सेलेक्टिव परमियाबल है। और अगर डायरेक्ट सिर्फ परमियाबल का आ गया मतलब कोई भी जाए कोई भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और नॉन परमियाबल का मतलब एक क्लोज्ड प्रेमाइस जिसके अंदर कोई एंटर नहीं कर सकता है। समझ में आया परमियाबिलिटी का मतलब? तो अगर आप सेल मेम्ब्रेन की बात करेंगे ना बच्चे, तो टर्म आएगा सेलेक्टिवली परमियाबल, सेलेक्टिवली परमियाबल। मतलब ये कुछ पार्टिकुलर चीजों को ही सेल के अंदर आने देगा या फिर कि कुछ चीज पार्टिकुलर चीजों को ही सेल के बाहर जाने देगा। तो यही होती है सेलेक्टिव परमियाबिलिटी। कुछ चीजों को जो सेल के लिए जरूरत की चीजें हैं वही अंदर आ सकती हैं, या सेल जिसको एक्सक्रीट आउट या कुछ प्रोड्यूस करके किसी दूसरे सेल तक पहुंचाना चाहता है तो वो हो गई सेलेक्टिव परमियाबिलिटी। तो सेल का मेम्ब्रेन इज अ सेलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन। आई होप कि बच्चों को यहां तक तो बात जरूर समझ में आ गई है। ठीक है, जब सेलेक्टिवली परमियाबल मेम्ब्रेन हम समझ चुके हैं तो अब हम आगे क्या समझना चाहेंगे। तो सेलेक्टिवली परमियाबल जब हमने समझा तो अब हमें समझना होगा कि कौन कौन सी चीजें अंदर आ सकती हैं। आपको पता है सेल को ऑक्सीजन की कितनी ज्यादा जरूरत है, सेल को से कितनी जरूरत है, तो सेल में ऑक्सीजन आ सकता है। सेल को पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो पानी भी अंदर आ सकता है, पानी को अंदर आने की इजाजत होती है, वो इन फॉस्फोलिपिड्स के रास्ते अंदर आ सकते हैं। ठीक है, सीधे पास ऑन कर सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर से बाहर की तरफ जा सकता है। ठीक है, तो ये पार्टिकुलर कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको इस मेम्ब्रेन, देखिए मेम्ब्रेन हमारा कैसा होता है, इस तरह का होता है ना, जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है वो इस तरह से फॉस्फोलिपिड का बायलेयर बनाता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, तो इस तरह से फॉस्फोलिपिड का बायलेयर होता है और इस तरह से ही करके ही पूरी की पूरी एक सेल जो है वो बन जाएगी, है ना। सेल मेम्ब्रेन इस तरह का ही होता है। ठीक है, तो ये किन चीजों को इजाजत दे देता है जाने की, ऑक्सीजन को अंदर जाने की इजाजत दे देता है, वाटर को अंदर बाहर करने की इजाजत दे देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर अंदर बाहर जाने की इजाजत दे देता है। तो ये क्या होता है, ये फॉस्फोलिपिड है। इसके साथ साथ मैंने आपको क्या बताया बच्चे, इनके अंदर कुछ कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं और कुछ ऐसे भी प्रोटीन्स होते हैं जो पूरा का पूरा कवर कर लेते हैं। ये आपको आगे सीनियर क्लास में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चे ये क्या होता है ना कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। दैट मींस कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस को ही अंदर ये आने देगा और कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस को ही अंदर बाहर जाने देगा, है ना। पार्टिकुलर मतलब जैसे कोई भी चीजें अंदर ऐसे जा नहीं सकती। ठीक है, तो दिस इज व्हाई वी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज द सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, आप मुझसे सवाल करिए, अगर आप सवाल करेंगे मुझसे तो आप ये मुझसे पूछेंगे कि सर कार्बोहाइड्रेट्स भी तो है, C6H12O6, आपको पता है ना, ग्लूकोज पता है ना, ये ग्लूकोज आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा, रेस्पिरेशन आपने पढ़ा है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की हेल्प से ये क्या एटीपी देता है आपको, एटीपी देता है। तो ये एटीपी कहां प्रोड्यूस होता है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, वो चीजें फर्दर की चीजें मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इसका मतलब ग्लूकोज को भी तो सेल के अंदर आने की इजाजत मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चे, इस ग्लूकोज को ये फॉस्फोलिपिड लेयर ने नहीं जाने देता। बोला नहीं तुम बहुत बड़े हो, तुम हमारे खुद से कैसे गुजरोगे यार, तुम हमें नुकसान पहुंचा दोगे। तो फिर ये क्या करते हैं, इनके साथ साथ ना मैंने आपको बता दूं कि इस सेल मेम्ब्रेन में ना एक प्रोटीन होती है, लंबी सी प्रोटीन होती है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं प्रोटीन के जरिए ना इस ग्लूकोज को अंदर लाया जाता है। ठीक है, इन्हीं ग्लूकोज को अंदर लाया जाता है। तो ये बात की बात है, बस इतना सा समझ लीजिए कि आपका जो सेल मेम्ब्रेन है इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया बच्चा लोग को, यहां तक बात समझ में आ गई है? कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।
चलिए अब एक और टर्म हम समझ लेते हैं कि जब आपको मैंने बताया कि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, ये अपने से कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंसेस को अंदर जाने देता है और बाहर से कुछ अंदर आने देता है। तो बच्चों ये कैसे बाहर आने देता है और कैसे बाहर चली जाती है, ये भी एक सवाल होना चाहिए आपके जहन में। देखिए बच्चा, उसके लिए क्या होता है बच्चे, उसके लिए होता है एक टर्म है जिसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब होता है बच्चे कि ये नेचुरल प्रोसेस है। डिफ्यूजन का मतलब ही होता है कि पानी अगर आप ऊपर की तरफ डालोगे तो वो मतलब फ्लोट करते हुए नीचे की तरफ ही आएगा। ठीक है, तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उसी तरह डिफ्यूजन भी एक नेचुरल प्रोसेस है। कोई इसके अंदर कुछ इसके अंदर कोई एनर्जी नहीं लगती है ना, पैसिव डिफ्यूजन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो डिफ्यूजन में क्या होता है ना बच्चे कि बाहर जो कॉन्सेंट्रेशन जिस चीज की ज्यादा है, मान लिया ऑक्सीजन बाहर बहुत सारा है, ऑक्सीजन बाहर बहुत सारा है और सेल के अंदर में ऑक्सीजन बहुत कम है। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हमेशा चीजें क्या होती हैं, ज्यादा से कम की तरफ जाती हैं, ज्यादा से कम की तरफ जाती हैं। अगर मान लिया इस वाले एक बॉक्स है और ये वाला इससे ये कनेक्टेड है, ठीक है, तो आपको पता है पानी कहां से कैसे फ्लो करेगा, पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ फ्लो करता है। ठीक है, ऑफ कोर्स एक पानी का बड़ा सोर्स है और यहां से इससे आप पानी इधर ट्रांसफर करोगे तो चला जाएगा। ठीक है, तो पानी हमेशा कहां है, मतलब ज्यादा सोर्स से, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। तो यहां पर ऑक्सीजन जो है सेल के बाहर बहुत ज्यादा है और ऑक्सीजन के अंदर बहुत कम है। तो इसीलिए ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ये फॉस्फोलिपिड के जरिए है ना ये अंदर कर जाएगा। तो यहां बाहर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अंदर कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम है। इसी तरह है ना बाहर से चीजें जो हैं वो अंदर की तरफ चली जाती हैं। ये समझ आया? और इसी तरह से अगर अंदर से बाहर कुछ आना है तो ऑफ कोर्स अगर अंदर में उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत बढ़ जाएगा और बाहर उसकी कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम रहेगी तो चीजें अंदर से बाहर की तरफ आ जाएंगी। समझ आया? यहां तक बात समझ में आई? इसी को हम कहते हैं डिफ्यूजन। और इसमें बच्चे, इसमें मैं आपको बता दूं, इसके अंदर कोई भी एनर्जी का कंजम्पशन नहीं होता है। ठीक है जी। इसी तरह अगर बाहर पानी का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, अंदर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है, तो ऑफ कोर्स पानी जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी। तो ऑफ कोर्स आपको पता है कि पानी जब सेल के अंदर बढ़ जाएगा तो सेल फूलेगा, सेल फूलेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक कहेंगे, हाइपरटोनिक कहेंगे। मतलब जिसके अंदर, सेल के अंदर पानी अगर ज्यादा हो जाए, नहीं सॉरी, हाइपोटोनिक कहेंगे। ठीक है, अगर सेल के अंदर पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो सेल अगर पानी अंदर बहुत ज्यादा रिसीव कर लेगा और बल्ज हो जाएगा तो उसको हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, और अगर पानी बराबर है दोनों तरफ, इधर आउटर एनवायरनमेंट में भी और अंदर में भी, सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी और सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी अगर पानी का कॉन्सेंट्रेशन दोनों तरफ बराबर है तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और अगर सेल पानी, और ऑफ कोर्स अगर बाहर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है और सेल के अंदर अगर बहुत कम है तो बाहर से पानी अंदर की तरफ जाएगा और सेल क्या हो जाएगा? स्वेल हो जाएगा, बल्ज कर जाएगा और इस तरह से वो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, समझ आया? तो आपको हाइपोटोनिक कंडीशन समझ में आई कि बाहर से पानी, देख लीजिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, बाहर वाटर का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो बाहर से ये एक समझ लीजिए, एक आपने प्लेट ले लिया, उसके अंदर सेल्स हैं और सेल्स के अंदर पानी आपने बहुत ज्यादा सप्लाई किया है, तो पानी क्या हो जाएगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएगा तो इसके अंदर स्वेलिंग होगी, स्वेलिंग होगी ना। और स्वेलिंग अगर होगी तो ये कौन सा कंडीशन कहलाएगा? ये हाइपोटोनिक कंडीशन कहलाता है।
हाइपोटोनिक कंडीशन कहलाता है। तो हमेशा याद रखिएगा जब कंडीशन हाइपोटोनिक होगी तो वाटर बाहर से सेल के अंदर जाएगा और सेल स्वेल कर जाएगा। तो दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज नोन एज हाइपोटोनिक कंडीशन, हाइपोटोनिक कंडीशन। और अगर दूसरा कंडीशन आप देखने की कोशिश करें, देखिए दूसरा कंडीशन अगर हम देखें, इसमें सेल है और इसके अंदर जो वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, यहां का वाटर कॉन्सेंट्रेशन दोनों का बराबर है, ठीक है, दोनों का बराबर है। तो इस तरह के कंडीशन को हम आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं, आइसोटोनिक कंडीशन कहते हैं। जब बाहर में और सेल के अंदर भी पानी की मात्रा दोनों तरफ बराबर है तो वो आइसोटोनिक कहलाती है। और अगर बाहर ज्यादा है सेल के अंदर कम है तो इसलिए क्या होगा, पानी बाहर से अंदर की तरफ चला जाएगा, इसकी वजह से सेल स्वेल कर जाएगी, तो वो हाइपोटोनिक कंडीशन कहलाएगी, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगी। तो आपसे अगर सवाल आएगा कि सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डाल दें तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल कर जाएगी। और अगर उसको हम आइसोटोनिक कंडीशन में डालें तो वो क्या हो जाएगा, जैसा था वैसा रहेगा। और तीसरा कंडीशन क्या पॉसिबल है वो देख लीजिएगा आप। वो तीसरा है बच्चे कि अगर बाहर पानी का कंसंट्रेशन बहुत कम है तो पानी सेल से बाहर की तरफ आएगा, है ना, इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अगर सेल को आप किसी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल दोगे तो सेल से पानी बाहर एनवायरनमेंट में आएगा और सेल श्रिंक करे जाएगा, श्रिंक करेगा। और इसी तरह दोबारा से इसी हाइपरटोनिक से निकाल करके आप इसको हाइपोटोनिक में डाल दोगे तो वो दोबारा से अपने नॉर्मल स्टेट पे आएगा और फिर पानी को दोबारा फिर वो एब्जॉर्ब करने लगेगा तो स्वेल कर जाएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा इस तरह से सवाल आते हैं कि अगर सेल को आप अगर आइसोटोनिक कंडीशन में रखें जहां पर सेल कॉन्सेंट्रेशन, जो सेल के अंदर जो पानी की मात्रा है और सेल के बाहर जो पानी की मात्रा है वो दोनों बराबर है, इसीलिए वो आइसोटोनिक कंडीशन कहलाई। और हाइपोटोनिक में क्या हो रहा है कि सेल के अंदर पानी की मात्रा कम है, बाहर पानी की मात्रा ज्यादा है। और आप जानते हैं ज्यादा से कम की तरफ का मूवमेंट होता है तो बाहर ज्यादा से अंदर की तरफ चला जाएगा और इस तरह से क्या बनेगा, इस तरह से बन जाएगा आपका, इस तरह से क्या बन जाएगा आपका हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और सेल स्वेल कर जाएगी। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है बच्चा लोग, ठीक है, सेल जो है वो श्रिंक कर जाती है। कोई कंफ्यूजन है? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं देख लूं और कुछ पढ़ाना है आप लोगों को। चलिए, यहां तक बात समझ में आ गई। तो यहां पर दो टर्म आता है बच्चों, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, ठीक है। देखिए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन हालांकि है दोनों एक ही चीज। यहां पर जब लिक्विड अप डाउन करेगा तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू करेगा और गैसेस डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर बाहर आएंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं। ऑस्मोसिस कब होगा, जब लिक्विड सेल के अंदर या बाहर जाएंगे तो अंदर और बाहर जाने का जो प्रोसेस है वो ऑस्मोसिस कहलाएगा। और अगर गैसियस आपस में एक्सचेंज होंगे तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू होंगे। कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऑस्मोसिस समझ में आ गया, डिफ्यूजन समझ में आ गया। तो जब गैसेस एक्सचेंज हो रही थी तो वहां पे डिफ्यूजन काम कर रहा था और जब यहां पर वाटर का एक्सचेंज हो रहा है या किसी लिक्विड का एक्सचेंज हो रहा है तो यहां पर ऑस्मोसिस हो रही है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए फाइनली, अब बच्चा आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और फाइनली एक चीज बता दूं कि सेल मेम्ब्रेन की अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। सेल मेम्ब्रेन की अपनी एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। देखिए अभी आपने देखा था कि अगर हाइपोटोनिक कंडीशन हो जाए तो सेल बहुत ज्यादा स्वेल करती है और अगर अब इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले करेगा यहां पर वो सेल मेम्ब्रेन करेगा। और अगर सेल मेम्ब्रेन बच्चे फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो सेल तो बर्स्ट कर जाएगा ना। तो एक सर्टेन एक्सटेंट तक सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है बच्चा, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। तो यही फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है सेल को, है ना, स्वेलिंग के हाइपोटोनिक कंडीशन में बर्स्ट होने से बचाने से।
ठीक है, और हाइपरटोनिक में तो ये बहुत ज्यादा सिकुड़ जाती है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं फाइनली, तो ये बहुत ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जो आपका जो सेल मेम्ब्रेन है बच्चे, वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है? काफी फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसी होती है? जैसे आपको मैंने अभी बताया ना कि फॉस्फोलिपिड्स होती हैं, है ना, एक इस तरह से करके ये मूव कर रही होती हैं, तो यही उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है। समझ आ रहा है? एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कोलेस्ट्रॉल, जो फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है। हालांकि अभी आपको जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना सा जान लीजिए कि आवर सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, और इसी की फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि हमारे सेल जो हैं वो हाइपोटोनिक कंडीशन में बर्स्ट नहीं करते। ठीक है, आपने अमीबा के बारे में पढ़ा है? आप में से कोई मुझे अमीबा के बारे में बता सकता है? देखिए, अमीबा आपको पता है ना कि वो सूडोपोडिया फॉर्म करता है, और फिर उसके बाद उस सूडोपोडिया से क्या करता है कि वो फूड को इनगल्फ करता है, ठीक है। कहीं देखा मैंने अमीबा, देखा आपने? अमीबा क्या करता है, तो वो क्या करेगा, फिर उसके बाद किसी उसको फूड, कुछ पार्टिकल्स दिखेंगे तो उस फूड पार्टिकल्स के तरफ वो जाएगा, फिर उसको एक क्या करेगा, सूडोपोडिया बनाएगा, और सूडोपोडिया बना करके उसको इनगल्फ करेगा। तो बच्चे, ये जो चेंजेस हो रही हैं, अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती तो क्या ये अमीबा इस तरह से सर्वाइव कर पाता? नहीं कर पाता बच्चे। तो दिस इज व्हाई सेल मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, एंड फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प्स इन सेलुलर सेल के मूवमेंट में भी। अगर यूनिसेलुलर है तो सेल के मूवमेंट में सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको पता है बच्चे, इसी सेल मेम्ब्रेन के ना अटैच्ड बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें सीलिया है, जो आपने पैरामीशियम पढ़ा होगा, तो उसमें बहुत सारे सीलिया अटैच्ड होते हैं, है ना, छोटे छोटे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उसको लोकोमोशन में, है ना, मोटिलिटी में हेल्प करते हैं। ये सब कहां से जुड़े होते हैं? सेल मेम्ब्रेन से ही जुड़े होते हैं बच्चे। और आपने देखा होगा कई जगह पे, आप देखो क्लेमाइडोमोनास में आपने देखा होगा, तो फ्लैजिला है, तो फ्लैजिला भी इसको मूवमेंट में, लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये लोकोमोशन में कैसे हेल्प करता है? ये भी कहां से जुड़ा होता है बच्चे? ये लोग भी सेल मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। एक होता है फिम्ब्रे, होता है बच्चे, बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो इसको आप मत जानिए, रहने दीजिए। आप सीलिया फ्लैजिला आप जान लीजिए, ठीक है। सीलिया फ्लैजिला कहां से अटैच होगा बच्चे? सेल मेम्ब्रेन से अटैच होगा, और ये क्या करता है? उन सारे सेल्स को ना लोकोमोशंस में हेल्प करता है। तो आई होप कि आज बच्चों को इस वीडियो लेक्चर से आपने क्या क्या सीखा। आपने सीखा कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों कहते हैं, और इसकी वजह से यह फंडामेंटल क्यों कहलाता है। सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्यों है वो फंडामेंटल ऑफ यूनिट लाइफ? क्योंकि वो एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। स्ट्रक्चरल कैसे है कि हमारी बॉडी उसी सेल से बनी हुई होती है, और फंक्शनल ऐसा है कि ईच एंड एवरी सेल हैज इट्स पार्टिकुलर फंक्शन। हर एक सेल हमारी बॉडी के अंदर अपना अपना एक काम कर रहा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा दो तरह के सेल्स, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। हमने वहां पे पढ़ा प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर में कि सेल न्यूक्लियर एनवेलप एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, और यूकैरियोट्स में न्यूक्लियर, वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप मौजूद होता है। सेल ऑर्गेनेलीज के बाहर में मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती है प्रोकैरियोट्स के अंदर। यूकैरियोट्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज प्रॉपरली एक मेम्ब्रेन बाउंडेड कवरिंग से कवर्ड होती है। तो इस तरह से आपने पढ़ा कि ये प्रिमिटिव है, ये आपको वेल डेवलप्ड है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, ठीक है। फिर हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में जानने की कोशिश करी, तो हमें पता चला कि लाइसोसोम, सेंट्रोसोम ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है, और प्लांट सेल में लाइसोसोम, सेंट्रोसोम नहीं मिलता। और अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो उनके पास प्लास्टिड्स हैं, वैक्यूल हैं, ठीक है। वैक्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है जो बड़े लार्जर साइज वैक्यूल जो होते हैं वो क्या होते हैं? सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं। सेल वॉल एक इंपॉर्टेंट आइडेंटिफाइंग कैरेक्टर है प्लांट सेल का। एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हम आ गए किन चीजों के ऊपर? सेल मेम्ब्रेन के ऊपर में। हमने समझा कि सेल मेम्ब्रेन किन चीजों से बना होता है? फॉस्फोलिपिड से बना हुआ होता है, और ये बेसिकली एक सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, और किसी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ही अंदर आने देता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल। तो परमिएबिलिटी से की वजह से कौन कौन सी चीजें? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर जो है वो एंटर करती है और बाहर आती है, ठीक है बच्चा, ठीक है। आगे हमने देखा कि अगर पानी, अगर देखिए, अगर आप किसी सेल को आप
हाइपरटोनिक कंडीशन में डाल देंगे। हाइपोटोनिक कंडीशन में दैट मींस बाहर पानी बहुत ज्यादा है और सेल को आप उसमें डाल दोगे तो सेल पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। पानी, आपको मैंने डिफ्यूजन बताया, ऑस्मोसिस बताया। डिफ्यूजन में गैस का मूवमेंट होता है, ऑस्मोसिस हम लिक्विड, दोनों एक ही तरह की चीजें होती हैं, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होती है। ठीक है, डिफ्यूजन हम ज्यादातर गैसेस के लिए यूज करते हैं, ऑस्मोसिस लिक्विड के लिए, वाटर के लिए यूज करते हैं। तो जब आप हाइपोटोनिक कंडीशन में डाल दोगे, पानी से ज्यादा भरा हुआ में डाल दोगे सेल को, तो पानी क्या है, ऑस्मोसिस के जरिए क्या करेगा, बाहर से अंदर की तरफ आएगा, तो सेल स्वेल कर जाएगा, है ना। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल कर जाती है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल श्रिंक कर जाती है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में सेल अपनी जगह मेंटेन होती है। ठीक है, फाइनली मैंने आपको बताया कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और इसी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से सेल में जो अमीबा हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं, वो मूव करते हैं और सूडोपोडिया बनाते हैं और फूड एनगल्फ करके फिर अपना काम करते हैं। ठीक है, और यही फ्लेक्सिबिलिटी हेल्प करती है सेल को बर्स्ट होने से बचाने के लिए भी। यहां तक बच्चों को आई होप बात समझ में आ गई है। इस वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ, हमने बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द सेल्स पढ़े, और साथ साथ सेल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। ठीक है, थैंक यू सो मच हमारे साथ हमारे इस वीडियो में बने रहने के लिए।